So hello Bacha Party, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया बच्चा लोग. थैंक यू सो मच मुझे जिंदा रखने के लिए. थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए. वो कहते हैं ना, जब जब आप लोग दिल से मुझे बुलाओगे मैं वापस चला आऊँगा. तो बस वही चीज़ होता है कि समय बिल्कुल भी नहीं रहता बच्चा लोग, लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर भी मैं आया, लाइव पढ़ाया, और अब नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं आपके सामने आ चुका हूँ. हाँ, मैं मानता हूँ कि लाइव क्लासेस बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए आकर के पढ़ाना, बट इतना मैं श्योरिटी के साथ, इतना मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि मेरे अगले 30 से 35 वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हैं आपके नीट के एग्ज़ामिनेशन के लिए. ये वीडियो ऐसा होगा कि अगर आपने एक बार बस शांति से दिल से सुन लिया ना, फिर आपको और कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कि बस आप शांति से पढ़िए. जो मैं पढ़ाया हूँ नोट्स आप जो है टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिए और बस फिज़िक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा. सो बस तैयार हो जाओ अपने रॉकी भाई के साथ फिज़िक्स को धक 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 करने के लिए. ठीक है, देखिए मेरे पढ़ाने का अंदाज़ थोड़ा अलग हो सकता है. थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि यार साइको मास्टर है, बट बाबा के पढ़ाने का यही अंदाज है. लाइव होता तो बहुत चिल्ला करके बोलता है, लेकिन सच बताऊं रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं ये शूट करने जा रहा हूँ आप ही लोगों के लिए. बच्चों, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर लाइव पढ़ाइए. लाइव हम आपके एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले एक चलता है हमारा जो सीरीज़ होता है नीट रात्रि, जो अब हम किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन यहाँ आपके एसएसपी प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो यहाँ पर ज़रूर कराएंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें. लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, वो भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मेहनत को ज़ाया मत करिएगा. पूरे दिन काम करने के बाद, ऑफिस के बाद ये समय निकाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए. ठीक है, सो आप सपोर्ट के तौर पर अपने एसएसपी सर को कुछ डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं. लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूपीआई आईडी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. बात करते हैं बच्चा पार्टी. मैंने इस बार कोई सीरीज़ का नाम अभी सोचा नहीं है, पहला लेक्चर बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बस ये जा रहा है आप लोगों तक. ठीक है, अपना प्यार जरूर दीजिएगा. लेट्स बिगिन दिस सेशन. यार लाइव सेशन में थोड़ी कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर भी मैं कैमरे को देख करके आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो घबराना मत, बीच बीच में मैं लाइव आते रहूँगा. बस अब ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो. आपकी वाली आपका वाला आपको छोड़ के भाग सकता है, क्योंकि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा. ठीक है, ये मेरी गारंटी है. कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस लेक्चर्स को देखते चले जाइए, सुनते चले जाइए. आपको एकदम बढ़िया से फील के साथ एकदम डेप्थ में फिजिक्स आपको लेकर के चला जाऊंगा, और उतना करा दूंगा कि आपके नीट के अंदर आप आराम से 150 प्लस 170 प्लस लेकर के आएंगे. बहुत बेहतर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स है, अदरवाइज आप इजीली 150 प्लस तो क्रॉस कर ही जाएंगे 100%. तो सबसे पहला जो एपिसोड है डे 1 है. बहुत सारे बच्चों का मैं ज़रा मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है रतिया को भी हमको सर जी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, मीटिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला, जान ही रहे हो आप लोग. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि सर 23 तारीख को आपने स्टार्ट करा है और 35 डेज़ तो बचे ही नहीं है. तो मैं बता रहा हूँ कि कई बार मैं दिन में 2-2 बार वीडियो अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके. ऑफिस में ज़रा बस भी टाइम मिला आपके लिए रिकॉर्ड चालू कर दूंगा. बस आप जो है बच्चों लेक्चर्स देख करके सेशन को बढ़िया से करिए और नोट्स बनाइए. पहला जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट. यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और वो क्वेश्चन हो सकता है एरर से, वो क्वेश्चन हो सकता है डायमेंशन फॉर्मूला से, या वो क्वेश्चन हो सकता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज से. क्रैश कोर्स के तरीके से लूँगा मैं इसको. आपको वो सारी चीज़ पढ़ाऊँगा कि जब आप फिज़िक्स पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, आपको प्यार हो जाएगा. ठीक है, सो इट्स समथिंग लाइक किसी को कुछ नहीं आता वो भी देख सकता है, और किसी को रिवीजन के तरीके से देखना है तो वो भी देख सकता है. एनसीईआरटी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस पढ़िए और फिर इसके साथ साथ पीवाईक्यूज करिए. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो टाइप्स ऑफ यूनिट में मैं घुसूंगा. छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट इसको समझाता हूँ, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बच्चों, आपके एसएसपी सर का टेलीग्राम जहाँ पर आपको नोट्स मिलेगी, तो ये टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आज जो कुछ भी पढ़ाऊँगा वो आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉरी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम के अंदर. एंड यस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. बनी बनाई नोट्स है, बट मैं लिख लिख करके समझाऊंगा आपको, और ये पूरा नोट्स आपको एज इट इज़ अपलोड कर दूंगा. आप डाउनलोड कर लेना, कहाँ से, टेलीग्राम से. तो जल्दी से जुड़ जाना और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी लाइव आऊँ और आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ तो आप मुझे मिल जाओ, आपको मौका मिलेगा मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करने का. ठीक है, चला बच्चा पार्टी. तो हम चलते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं. कहाँ गए भैया, यस.
हाँ, मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा अपने मैक्सअप को, लेकिन मेरी मैकी देवता भी काफ़ी अच्छी है। आपको मज़ा आएगा, बस सुनते चले जाओ। तो बच्चा लोग, यूनिट्स, अब आपको पता ही है कि दुनिया में मेज़रमेंट के लिए यूनिट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस बॉटल के अंदर पानी है, प्रोटीन का जो शेक है इसके अंदर पानी है, मैं कहूँगा पानी को मापिए, तो आप ऑब्वियसली यही बोलेंगे कि सर पानी इसके अंदर 1 लीटर है, 2 लीटर है या हाफ लीटर। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ये किलोमीटर है। तो वास्तव में जो लीटर है, जो किलोमीटर है, जो मीटर है, जो किलोग्राम है, जो ग्राम है, वो बेसिकली आपकी यूनिट्स होते हैं। उन्हीं यूनिट्स में से कुछ अलग अलग वैरायटी के यूनिट्स हैं, जिसमें से एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होता है डिराइव्ड यूनिट, और एक होता है एसआई यूनिट। पता ही होगा आप लोगों को, फंडामेंटल यूनिट और एसआई यूनिट 99.99% एक जैसे ही हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वही आपका एसआई यूनिट ही है। अब फंडामेंटल यूनिट है कौन कौन, तो टोटल 7 यूनिट्स हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स में काउंट किया जाता है। थोड़ी मेरी राइटिंग इधर उधर की माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं धीरे धीरे समय के साथ सुधार लूँगा, आईपैड पे लिखने की आदत डाल रहा हूँ। जिसमें से सबसे पहले आता है मास, फिर आता है बच्चा लोग लेंथ, फिर आता है बच्चा लोग टाइम, फिर आता है बच्चा पार्टी करंट, मैं भूल रहा हूँ तो याद दिलाइएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा सर, आपको कैसे याद दिलाएंगे, हम तो लाइव है नहीं, बट फिर भी आप दिल से मुझे बताओगे तो फिर आ जाएगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितने में भैया, 1 2 3 4 5, 2 और छूट रहा है, क्या क्या था, यस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मोल, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, रिकॉर्डिंग की एक और सबसे खास बात होती है, कमेंट करके बताना, टू द पॉइंट बात चलती होती है, और आपका बाबा एसएसपी तो ऐसा इंसान है कि रिकॉर्डिंग में भी आपसे बात करते करते पढ़ा देगा। कितने हुए बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 6, एक और कुछ मिस हो रहा है। करंट, याद आ गया, करंट। देखो दिमाग में ट आते ही टेम्परेचर याद आ गया, गजब ससुरा। तो ये जो चीज़ है ना, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेंथ, मैं हाईलाइट करता हूँ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, यही आपके ऐसा यूनिट भी हैं, और यही आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनता है वो है आपका डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मैं मान लीजिए स्पीड लिखता हूँ, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा देखो, डिस्टेंस क्या है, अपने आप में ही एक फंडामेंटल यूनिट है, और टाइम क्या है, अपने आप में ही एक फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जब डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करते हैं तब जाकर के मिला आपको स्पीड। यानी कि ये जो स्पीड है बच्चा पार्टी, वो किससे मिलकर के बना, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बना। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज़ है फिजिक्स के अंदर, वो सब के सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। जैसे कि डेंसिटी मान लीजिए तो किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, है ना, एक्सीलरेशन, ब्ला ब्ला, दुनिया भर के एग्जाम्पल बना सकते हो भाई साहब। फंडामेंटल आप ऐसे याद रखिए, बाप, फादर, फंडामेंटल, यानी कि वैसी क्वांटिटीज जो स्पेशल है। स्पेशल कौन सी है, सारी की सारी ऐसा यूनिट्स है। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था तो सिस्टम इंटरनेशनल निकाला गया, बहुत सारे देशों के अंदर कि भैया सब लोग अलग अलग कर लेते थे, तो बाद में निकाला गया कि नहीं एक जैसा रखो, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आ गया। इसके अंदर चमकीला बच्चा लोग, कोई दूध तकलीफ वाली बात नहीं है, तो फिर दूध तकलीफ वाली बात में बात, कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है, तो अपने आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो डेराइव्ड यूनिट क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट से बनता है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए। ऐसा यूनिट क्या है, जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है वही ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसके अंदर ये सारे आते हैं। फटाफट बात कर लेते हैं मास का यूनिट क्या होता है। तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, है ना। लेंथ का, गजब सचिन सर, वाह, बहुत दिन बाद फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है क्या बात है, अंतरप्रेन्योर बन चुके हैं आपके बाबा एसएसपी, और फिजिक्स भूल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जिंदा रखेगा फिजिक्स, टेंशन मत ले बच्चा पार्टी। तो मास का होता है ससुरा किलोग्राम, लेंथ का होता है बच्चा लोग मीटर, टाइमिया का होता है बच्चा लोग सेकेंड, करंटवा का होता है बच्चा लोग एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला सीडी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल, देख रहे हैं, खटाखट याद हो गया। और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। एकदम क्रिस्प रिवीजन, बढ़िया सा, शानदार, मस्त प्यारा सा सैंडविच वाला रिवीजन खिला दीजिएगा अपनी वाली, अपने वाले खुश हो जाएंगे, कहाँ से लाए, बोलना बाबा एसएसपी के दरबार से। तो ये हो गया भाई साहब हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट के बाद जो हमें नेक्स्ट चीज समझना है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या चीज है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या चीज है प्लेन एंगल, देखो नाम से पता चल रहा है, दो प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल, दैट इज प्लेन एंगल। या फिर इसको ऐसे समझिए कि भैया मान लीजिए कि हमने एक ऐसे बनाया खूबसूरत सा सर्कल, वाह क्या बात है, देखिए यही खास बात होती है, यहाँ कच्चे से सर्कल बन गया। तो इस सर्कल पे ये लिया हमने सेंटर, ठीक है, ई लिया हमने एक रेडियस, ई लिया हमने रेडियस,
तो सर्कल के सेंटरवा पे जो एंगल बन रहा है ना बच्चा लोग, यही है आपका प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस थीटा का यूनिट क्या होगा। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। याद रखिएगा, शॉर्ट में इसे RAD से डिनोट करते हैं, रेडियन। चमकीला बच्चा लोग। तो क्या है प्लेन एंगल? तो प्लेन एंगल का मतलब सीधा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। अब कौन सा आर्क? तो ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, ये आपका आर्क। इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। कहाँ गया हमारा कलरवा, कहाँ गया भैया? आए, ड्रॉ इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अरे दादा, कलरवा काहे नहीं चेंज हो रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये आपका आर्क है। और फिर ये आपको पता ही है दैट इज़ रेडियस। और यही होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जिसका यूनिट होता है आपका रेडियन। इसी तरह से सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल में बच्चा लोग एक खूबसूरत सा बनाएंगे स्फीयर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? एक सर्कल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आर्क होगा। लेकिन दूसरा वाला क्या है? सॉलिड स्फीयर है, तरबूज। अब इस सॉलिड स्फीयर में से मान लीजिए जैसे कि मैं ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे काट करके निकाल दूं। कौन सा वाला पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे काट के निकाल दूं? यहाँ से ये मेरा हो गया। अरे दादा, ये तो गलत बन गया। नहीं तो इसको सही करते हैं ना, काहे लिए टेंशन ले रहे हैं बच्चे लोग? यहीं तो बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। ये खुपैच, और ये बन गया। हाँ, अब देखिए ये वाला पोर्शन। तो अब ये जो आप पोर्शन देख रहे हो सॉलिड स्फीयर में से, जैसे तरबूज वाले भाई साहब को आपने कभी देखा होगा, जो अंकल जी लारी पर तरबूज वगैरह बेचते हैं, उसको बीच में से जब कट करके आपको खिलाते हैं कि बाबूजी खा लीजिए, फिर आप जब खाते हैं कहते हैं मीठा है, तभी आप लेते हैं। तो बस वैसा ही सॉलिड स्फीयर को बीच में से कहीं से आप कट करिए, उसका एक सरफेस काट करके निकाल दीजिए। तो उसके सरफेस ने बच्चा लोग, कौन से सरफेस ने? तो ई वाले सरफेस ने, इस सरफेस ने जो सेंटर पर एंगल बनाया है ना, जो सेंटर पर एंगल बनाया है, कहाँ पर एंगल बनाया है बच्चा लोग? तो यहाँ पर एंगल बनाया है। उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सिंपल भाषा में याद रखिए कि अगर हम सर्कल के सेंटर पर एंगल की बात करते हैं तो वो आपका थीटा है। लेकिन अगर हम सरफेस के सेंटर पर, सॉरी, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर एंगल की बात करते हैं तो वो हमारे लिए सॉलिड एंगल है। इसको रिप्रेजेंट ना ओमेगा से किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन बच्चा लोग रेडियस का स्क्वायर। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ईस्ट रेडियन, जिसको SR से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे छोटे मोटे जो स्टेट बोर्ड की, जो जैसे कि महाराष्ट्र में MSET चलता है, गुजरात में गुजकेट चलता है, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। तो फटाफट आपका रिवीजन होता चला जाएगा। थीटा आर्क अपॉन रेडियस, और ओमेगा आपका हो गया एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, एंड इसका जो यूनिट है वो है आपका ईस्ट रेडियन। ये बात पक्की हो गई। अब हम एंट्री मारने वाले हैं उस सेगमेंट के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बोलिए श्री अम्बे मात की जय हो। चलो आ जाओ। तो अब हम मारते हैं बच्चे लोग सेगमेंट के अंदर एंट्री, और वो है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। यस, सो व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला? क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? तो वास्तव में डायमेंशन फॉर्मूला हमारे फिजिक्स की जान है। ये पूरा 11th और 12th, इवन आपका जो 12th का सिलेबस है वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है, और 11th का जो आपका पूरा फिजिक्स है वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो समझाता हूँ मैं कि डायमेंशन फॉर्मूला है क्या। वास्तविकता में बच्चा लोग, जब भी हम लोग मास को, किसको? मास को m से रिप्रेजेंट करें, और बच्चा पार्टी अगर हम लेंथ को l से रिप्रेजेंट करें, और मेरे लाल बाल गोपाल अगर हम टाइम को t से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो एक फॉर्मूला निकल के आएगा, उसी फॉर्मूला का नाम होता है डायमेंशन फॉर्मूला। और इनकी जो पावर बनेगी MLT की पावर, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस एंड डायमेंशन फॉर्मूला। बोलो चमकीला। मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, टाइम कैपिटल T, कॉम्बिनेशन से जो मिला वो फॉर्मूला आपका डायमेंशन फॉर्मूला, और इनकी जो पावर होती है वो हमारा होता है डायमेंशंस। बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला है फिजिक्स में, वो टोटल 300 to 400 डायमेंशन फॉर्मूला है। लेकिन आई एम द काइंड ऑफ टीचर जो कहता है कि अगर आप शुरुआत के 20 डायमेंशन फॉर्मूला समझ जाते हो तो फिर बाकी के आपके ऑटोमेटिकली बनने लग जाते हैं। कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं सीधा डायमेंशन फॉर्मूला के एप्लीकेशन में आऊँगा।
फिर मैं आपको एक शीट दूंगा टेलीग्राम के अंदर जिसके अंदर तमाम पूरे एक साथ जितने भी हमारे चैप्टर्स के डायमेंशन फॉर्मूला है वो एक साथ आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको उनको प्रिपेयर कर लेना है। डनीला, ठीक है। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं एकदम सिंपल सा लेता हूँ जो आपको पता भी होगा बट सिर्फ आपके रिवीजन के लिए ताकि आपको क्लैरिटी रहे। स्पीड की बात करते हैं। तो बच्चा लोग स्पीड का जनरल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पक्की बात छे? यस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, डिस्टेंस यानी कि एक तरह से लेंथ, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया एल से और टाइम को मैंने डिनोट कर दिया टी से। तो एल अपॉन टी, अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ एल की पावर 1 टी की पावर -1, एम कुछ नहीं बुरा ना माने इसलिए एम 0। तो ये ले दे करके आपका फॉर्मूला बन गया एम 0 L1 टी पावर -1। क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है। क्या ऐसे ही आप किसी का भी दुनिया में बना सकते हो? एक्सीलरेशन फोर्स, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। जो वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका डिस्टेंस होता है तो लेंथ अपॉन टाइम। ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल कर सकते हैं। लीजिए चलिए एक आपको कराना है तो फिर करा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है एरिया का, तो पहले एरिया का बेसिक फॉर्मूला सोचिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप लेंथ को भी मीटर से मापिएगा, ब्रेथ को भी मीटर से मापिएगा, तो एक तरीके से इसका यूनिट हुआ मीटर का स्क्वायर। मीटर मीटर यानी कि लेंथ लेंथ यानी कि L2 कुछ नहीं है तो m0 L2 टी की पावर 0। इसमें और ज़्यादा पैंपे करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में ये चीज़ अच्छे से आ चुका होगा। बोलो पिक्चर क्लियर है? अच्छा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर बने बट ये स्क्वायर नहीं बन रहा था, अब बन जाएगा। डन। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला है बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन फॉर्मूला का यूज़ क्या है और वहीं से आपके फिजिक्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए डायमेंशन फॉर्मूला के यूज़ पर चलते हैं। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है, जो सबसे पहला एप्लीकेशन अपने को समझना है वो क्या है? दैट इज दैट इज दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन फिजिक्स क्वांटिटी टू अनदर फिजिक्स क्वांटिटी। जब मैं ऐसे स्लो हो रहा हूँ ना तो सच बताऊँ मैं रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों के लिए सामने मैं लाइव नहीं आ रहा था, लेकिन अब वापस आ रहा था, मैं से रिकॉल करता हूँ। अच्छा हाँ, ये ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ बट मज़ा आएगा बच्चा लोग। आपका बड़ा भाई आपका खतरनाक आदमी है। ये नहीं था बाय द वे, मस्ती मस्ती में देखो मैंने बोल दिया, ये नहीं था, माफ़ करिएगा। था ऐसा ही बट इसको बोलने का तरीका कुछ और था। मैं बताता हूँ क्या था। To get the numerical relation between the physical quantity, yes, to get numerical relation between the different quantities। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे भी शीट के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है बट क्या है ना, वो पीडीएफ से या स्लाइड से पढ़ाने में हमको बिल्कुल आनंद नहीं आता, इसलिए जो है बच्चा लोग हम ऐसी चीज़ें हरकतें करते रहते हैं मस्ती वाली, टनाटन वाली। नीला कलर लेंगे, थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया। चलिए, तो न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज़ के लिए हमें डायमेंशन फॉर्मूला की यूज़ करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई आपसे ऐसा बोल दे कि भैया जो फोर्स है, ये तो दिख ही नहीं रहा है, अच्छा इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, जैसे आपको कोई बोल दे बच्चा लोग, क्या बोल दे बताते हैं। जैसे आपको कोई बोल दे कि जो फोर्स है उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा देखो, एक जगह पर मैंने शायद कुछ और लोचा मारा है बट मज़ा आएगा, कोई बात नहीं। आप कमेंट करना, आप मुझे पता है आप लोग कमेंट करोगे कि भैया आप ये चीज़ भूल गए, लाइव होता तो फिर ऐसी बातें होती। मैं अब ज़रा पीछे जाता हूँ, वापस पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर पीछे जाएंगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई एडिट वेडिट भी नहीं करूँगा, वापस चलते हैं। जैसे जो फोर्स है, अब आपको कोई बोल दे कि भैया जो फोर्स का MKS यूनिट है, बताने की ज़रूरत है क्या MKS? उधर फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, मैंने वहाँ पर शायद यूनिट वर्ड यूज़ करा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वो क्वांटिटी है, ठीक है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, बच्चों वाली चीज़ है बच्चा लोग, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, आपको ही पता है बट एक है ना फील के लिए कि धड़ाधड़ हम कर लें ताकि हमें दिमाग में रहे कि अच्छा हाँ ये वाले से ऐसा ऐसा पॉइंट होता है। तो MKS यूनिट है, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड।
और जो दूसरा है CGS दैट इज सेंटीमीटर ग्राम इन सेकेंड। अब मुद्दे की बात यह है कि कोई कह रहा है आपसे कि भैया जो फोर्स का MKS यूनिट है या जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, और जो CGS यूनिट है वो डाइन है। डाइन माने चुड़ैल, चुड़ैल माने वाइफ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मारेगी बाद में। हाँ, अब मान लीजिए कि हमें 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाइन दिया है, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, कितनी चुड़ैल होगी, वो हमें निकालना है। तो वास्तविकता में हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि न्यूटन और डाइन के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है। जैसे हम कहते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना, या हम कहते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो क्या रिलेशन है। तो बस यही रिलेशन आप लोगों को निकालना है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, कैसे लाइन खींच दीजिए खुपाच, और यहाँ पर लिख दीजिए MKS, यहाँ पर लिख दीजिए CGS। ठीक है, अब मेरे लाल बाल गोपाल, ये बात, हाँ, अरे दादा तुम भी टेंशन दे रहे हो, रात को चुड़ैल आएगी। हाँ चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं MKS और एक तरफ दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हम CGS की। नाउ द माई पॉइंट इज मेरे लाल बाल गोपाल की, अगर मैं MKS की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा है, MKS की, तो M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, S का मतलब है सेकेंड। आप यहाँ पे लिखिए M, यहाँ लिखिए L और यहाँ लिखिए T। ऐसे यहाँ पर भी लिख दीजिए M, यहाँ लिखिए L और यहाँ लिखिए T। ठीक है, M का मतलब क्या है, किस वाले M की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस M की बात कर रहा हूँ। यहाँ M का मतलब क्या है, मास, और जो मास है वो आपका किलोग्राम में है, ये मीटर, और ये आपका सेकेंड। तो आप सिंपल सिंपल लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए किलोग्राम, यहाँ लिख दीजिए मीटर, यहाँ लिख दीजिए सेकेंड। बहुत सिंपल, एक समझ गए तो दूसरे अपने आप आपको बनाने के लिए आ जाएंगे। नाउ यहाँ पर जो मास है, ये C का मतलब है सेंटीमीटर, ये G का मतलब है ग्राम, और ये S का मतलब है सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्राम, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंटीमीटर लेंथ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकेंड। अब मैं कैसे देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है, अच्छे से देखता हूँ। अब मेरे प्राणनाथ संकट मोचन लाइमन बमर पासन ब्रैकेट फंड सिया बलराम चंद्र की जय हो। ये 1 किलोग्राम और ग्राम के बीच में रिलेशन है, तो आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम यानी कि 10⁻3। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻2। सेकेंड सेकेंड है तो अभी कुछ नहीं, यानी कि 10�0 लिख सकते हो। नाउ टू गेट द रिलेशन बिटवीन दिस न्यूटन एंड डाइन, आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो जो शीट में आपको दूंगा वहाँ से आपको याद भी करना है, 2 4 10 12 तो आपको याद होने चाहिए, कम से कम 20 तो याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है आपका M1 L1 एंड T-2। अब सिंपल, M यानी मास, मास देखिए यहाँ पर कितना 10⁻³ दिया है, तो मैं करूँगा 10⁻³ की पावर में 1। लेंथ मेरा 10⁻² की पावर में 1, और टाइम में कुछ नहीं है तो 10⁻0 की पावर में -2। ये लीजिए, डन। थोड़ा मैं इसको और शॉर्ट में कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चलो, तो अब क्योंकि यहाँ पर 10⁻³ की पावर में 1 है, तो इसका जो आंसर हुआ वो 10⁻31 हुआ। कई बच्चे खुश हो गए, वाह मास्टर को नहीं आता है। 10⁻31 नहीं है मेरे प्राणनाथ, मुझे भी पता है, वो 10⁻3 हुआ, इंटू 10⁻2 हुआ, और 10⁻0 की पावर -2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वह एज इट इज़, यानी कितना आ गया 10⁻5। दैट्स ऑल, ख़त्म। यानी आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। भाई साहब एक संभाली नहीं जाती, 10⁻5 डाइन अगर लोग आ जाएं एक साथ तो आपके प्राण निकल सकते हैं। सो ये है डायमेंशन फॉर्मूला का सबसे पहला यूज़, जो कि बहुत खास है कि आप कैसे एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में जा सकते हैं। अब आप ऐसे चाहें तो वर्ग का निकाल लीजिए, जूल और अर्ग, अर्ज आपको जो कहना है वो कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, तो उसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम दूसरा इसका यूज़ समझ लेते हैं। जो दूसरा हमें इसका यूज़ समझना है, उससे पहले मैं अपना पेन का थोड़ा सा निब छोटा करता हूँ। चलो, अब जो दूसरा यूज़ हमें सीखना है बच्चा लोग, वो क्या है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है न्यूमेरिकल रिलेशन। नो, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल रिलेशन। यस, डेरिवेशन ऑफ न्यू फिजिक्स इक्वेशंस। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया मेरा इरेजर, कहाँ गया। यस,
आ गया। चलिए, तो अब जो दूसरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला का यूज़ है वो है डेरिवेशन ऑफ न्यू फिजिक्स इक्वेशंस फ्रॉम द डिपेंडेंसी ऑफ अदर इक्वेशंस। यानी हमें नए नए इक्वेशंस बनाने, डेरिवेशन ऑफ न्यू फिजिक्स इक्वेशंस फ्रॉम द डिपेंडेंसी ऑफ अदर इक्वेशंस। जैसे मैं कहूँ कि भैया वेलोसिटी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और हाइट पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा। मैं कहूँ कि टाइम पीरियड, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूँ कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे, ग्रेविटेशनल हाइट पे, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होगा। तो जब ऐसी चीज़ें दी होती हैं तो वहाँ से हमें नए इक्वेशंस बनाना होता है। अब क्योंकि जब आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो इसको करने का बहुत शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा, बट पहले एक मेन जो तरीका है वो चीज़ आप समझ लीजिए कि क्या है वो तरीका। तो डेरिवेशन ऑफ न्यू फिजिक्स इक्वेशन के अंदर आपको इतनी चीज़ें दी होंगी, जैसे ये दिया है कि भैया जो हमारा वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है जी पे और डिपेंड करता है एच पे, यानी v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g एंड v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चा लोग, कुछ नहीं करना इन द सेंस कुछ तो करना पड़ेगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, या इसको पहले ऐसे कर दीजिए, v प्रोपोर्शनल टू g की पावर में a एंड h की पावर में b। जितनी भी डिपेंडेंसी होगी उन सबकी पावर मान लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, उसके बाद हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट डाल देंगे, से फॉर एग्जांपल कांस्टेंट हमारा k है, ये हो गया g पावर a एंड h पावर में b। करेक्ट, पक्की बात हो गई, एकदम मस्त वाली बात, को इसके अंदर दुख तकलीफ वाली बात नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ द साइड्स। जैसे मैं वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा, क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, तो L1 t की पावर -1, ये कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो उसे आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दीजिए। तो अब जी यानी कि एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का होता है बच्चा लोग L1 एंड देन t-2 की पावर में a, और फिर h यानी कि क्या होता है हाइट, यानी कि L1 की पावर में आपका हो गया b। राइट, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसको। तो L1 t की पावर -1 इज इक्वल टू L की पावर में a, है ना, और साथ में हो गया आपका t की पावर में माइनस में 2a। करेक्ट, एंड साथ साथ आपका L की पावर में b। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम जो सेम सेम दिखने वाले लोग हैं उनके पावर को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये और ये सेम सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाता है। तो ये हो गया L की पावर a प्लस बी एंड देन t की पावर में माइनस में 2 है। प्लीज़ हमें कंपैरिजन ना करिए, सरलाई में होते हैं तो एक अलग जोश के साथ पढ़ाते हैं, यहाँ पे जोश वैसा है जैसा हर बच्चे को चाहिए, एकदम प्यारा सा फिजिक्स। अब लास्ट में क्या करना है बच्चों, कंपैरिजन करना है। इसका कंपैरिजन हमें L के साथ कर देना है, इसका कंपैरिजन हमें T के साथ कर देना है। मतलब T को T के साथ देखिए, L को L के साथ देखिए। तो जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे निकल के आता है भैया कि इनकी जो पावर है उसको कंपेयर किया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, मेरा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा मुझे दिख रहा है कि माइनस में 2a इज इक्वल टू माइनस में 1, आप देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, माइनस में 2a एंड देन माइनस में 1। तो हमने कंपेयर किया, तो यहाँ से हमें रिजल्ट निकल के आया कि a बराबर 1/2। अब बस यही वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो 1/2 प्लस में b इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि b इज इक्वल टू 1/2। ये निकल के आपका आ गया, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई। सो फाइनली मैं क्या करूँगा कि मैं इस इक्वेशन के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं कह दूंगा कि भैया जो v है वो प्रोपोर्शनल टू g की पावर में a है, यानी कि 1/2, और h की पावर में b है, यानी कि 1/2, अर्थात v इज इक्वल टू k अंडर रूट में gh। धीरे धीरे समय के साथ आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh, जहाँ पे ये जो 2 है वो कांस्टेंट है। डायमेंशन फॉर्मूला की एक कहते हैं ना उसको लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन यही है कि आप यहाँ से वेलोसिटी का जो इक्वेशन निकल के आया उसमें जो k की एक्चुअल वैल्यू है वो डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर आप नहीं जान सकते, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ द न्यू फिजिकल इक्वेशंस। बहुत सिंपल है, मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, इसके क्वेश्चन भी हैं इसी स्लाइड के अंदर है, और वो भी आपको करते रहना है। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दूंगा जो मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप क्या करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को
प्रैक्टिस करिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जो बच्चा पार्टी हमें अगला चीज समझना है, अरे दादा ऐसे लिखने पर कैसा होगा, ऐसे ही लिखते हैं, ज़्यादा सही है था। हाँ, अब जो हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, वो है एक्यूरेसी, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन। एक्यूरेसी कह दीजिए या फिर आप वैलिडिटी कह दीजिए, तो एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन यानी हमें कुछ फिजिक्स के इक्वेशंस दिए होंगे और विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला हम तुरंत ही बता पाएंगे कि गिवन इक्वेशन सही है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक एग्जांपल पे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि भैया s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे नीट का यार इतनी बार प्रिपरेशन कर चुके कि आपको देख के पता चल रहा है कि इक्वेशन थोड़ा रॉन्ग है, बट डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ने वाला जो पहली बार बच्चा होगा उसको थोड़ा सा समय लगेगा। अब ये इक्वेशन परफेक्ट है या नहीं है उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? बहुत सिंपल सी शर्त है। हमारे फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होना चाहिए। एस यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, अगर सबका डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा है तो ही ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज दिस इक्वेशन इज नॉट अ वैलिड इक्वेशंस, राइट। तो मेरे प्यारे मुन्ने, मेरे लाल बाल गोपालो, मेरे प्राणनाथ, मेरे संकट मोचन, लाइमिन बामर पाचन ब्रैकेट फन सिया बलरामचंद्र की जय हो। ये आपको दिया होगा कि यहाँ पर एस बेसिकली है क्या, तो एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया L1। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी है L1 t-1 u इनिशियल वेलोसिटी, t यानी कि टाइम t1। अच्छा ये जो है ना बच्चा लोग, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो आपको इसके डायमेंशन फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नाउ ए टी का होल स्क्वायर, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर यानी कि L1 t-2 का होल स्क्वायर एंड देन t टाइम का भी होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब जरा देख लो, ये कट गया, यह है L1, लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आता है L2 t की पावर -4 एंड देन t की पावर 2 यानी कि L2 एंड देन t की पावर -2। क्या ये और ये सेम है? यस। लेकिन क्या ये सेम है? नहीं, इसीलिए इक्वेशन गलत है। वैसे अभी आपको जो ट्रू इक्वेशन था वो तो अच्छे से याद होगा। क्या था ट्रू इक्वेशन? द ट्रू इक्वेशन वॉज यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, हियर इट इज ए टी का होल स्क्वायर, बस। तो कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है वो हमेशा इस बात से पता चल जाता है बच्चा लोग कि सर जी उस इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है उन सब का क्या सेम होना चाहिए? डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये इक्वेशन दिया है। अब हमें चेक करना है कि क्या इक्वेशन सही है कि गलत है, तो मैं क्या करूँगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूंगा। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए m1L2 t-2। नाउ MAS और फिर t का लिखते हैं, m यानी कि मास यानी कि m1, एक्सेलरेशन L1 t-2, s डिस्प्लेसमेंट यानी कि L1 और t यानी कि टाइम यानी कि t1। सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया m1 L2 t-2 अपॉन में t1। सॉल्व किया तो ये आ गया m1 L2 एंड देन t-3। नाउ लुक एट दिस मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए इक्वेशन वैलिड नहीं है, इसीलिए इक्वेशन गलत है। तो ये और ये आपके एब्सोल्युटली रॉन्ग इक्वेशन है। सही क्या है? वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ऐसा होना चाहिए था कि m इंटू ए इंटू एस, अगर ये रहता तो फिर सही था, अगर ये नहीं है तो फिर सही नहीं है। तो आप ऐसे कोई भी इक्वेशंस की वैलिडिटी चेक कर सकते हो कि भैया इक्वेशन सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक एक करके तीनों जो इसके एप्लीकेशन है वो देख लिए। इसको बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं आपको जो शीट दूंगा
उसके अंदर से भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। जो ये मैं लिख रहा हूँ, ये तो मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, बट आपको जो मिलेगा तो वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एंट्री मारते हैं बच्चा लोग आगे। यस मेरे प्यारे बच्चा, अब जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, मैंने शुरू में आपको बताया था एरर, डायमेंशन फॉर्मूला, और बताया था लीस्ट काउंट, राइट। लीस्ट काउंट के साथ साथ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज के साथ साथ ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत प्यारा है, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, पता नहीं क्यों। बट ट्रस्ट मी, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा वैसे अगर आप सुन ले गए फिर कभी भी इसके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और ये आता है, बहुत बहुत कॉमन है, जेई में कम पूछता है लेकिन आपके नीट में बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट। जैसे कभी कभी हम कैलकुलेटर करते हैं, यूज़ करते हैं, फिजिक्स लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, पहले था अब नहीं है, स्टेट बोर्ड में अभी भी है शायद तक। हम जब कोई रीडिंग निकालते हैं तो किसी एक स्टूडेंट का आता है 2.43, किसी स्टूडेंट का आता है 2.433333642999, प्राण निकल जाए इतने पॉइंट के बाद में नंबर। फिर किसी स्टूडेंट का आता है 2.63599999, 2.888 ऐसा कुछ पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में सही नंबर क्या है, सही फिगर्स क्या है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रूल्स निकाल दिए कि यार जब हम कोई रीडिंग्स निकाल रहे होंगे तो एक्यूरेट वैल्यू भी तो चाहिए हमें। जैसे मैं अगर कहूँ 100 तो वो 100 है, लेकिन 001 कर दो तो अभी भी वो एक है। तो इट्स ऑल अबाउट अ गेम। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हो जाता है कि भैया वैल्यूएबल डिजिट कितने हैं गिवन नंबर में। अब जैसे यहाँ पर देखिए 4.57 का एक काफ़ी सुंदर सा एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 4.57, यस 4.57। अब इसके अंदर जो 4 है वो नोन है, यानी कि फिक्स है, लेकिन जो पॉइंट के बाद 57 है उसमें ये जो 7 है वो अनसर्टेन है। किसी स्टूडेंट का 4.58 होगा, किसी स्टूडेंट का 4.59 होगा। तो सही क्या है, तो वो सही करने के लिए ना कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स में 5 रूल्स हैं बच्चों, वो पाँचों के पाँचों रूल्स बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। जो सबसे पहला रूल है वो है एवरी नॉन जीरो डिजिट इन अ मेजरमेंट और अ गिवन नंबर इज एज्यूम टू बी ए सिग्निफिकेंट। मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट 1 से लेकर के 9 तक वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। 24.7 में ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, ये जीरो है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 डिजिट इंपॉर्टेंट है। 0.743 में 7 4 3 3, मतलब तीनों नॉन डिजिट है ना, नॉन जीरो डिजिट है। जो जीरो नहीं है वो सब वैल्यूएबल है। 714 इसमें 1 2 3, तो ये हो गया। तो पहला रूल तो बहुत आसान होता है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वाला रूल, वो है जीरोस अपीयरिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब जैसे 7003 लिखा है, इसमें 7 और 3 दोनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये दोनों ही नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जो जीरोस हैं वो काम के हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट काम के हुए। उसी तरह से ये वाला जो जीरो है वो 4 और 7 के बीच में है, दोनों ही नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है। तो जीरोस अपीयरिंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। 1.503 की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर भी जो जीरो है वो 5 और 3 के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये जो है वो बच्चा लोग आपका क्या है, सिंपल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है लेफ्ट मोस्ट जीरोस अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जितनी भी संख्या है वो एक से छोटी है, जितनी भी संख्या है जो एक से छोटी है उसमें पॉइंट के पहले आने वाले जीरो और पॉइंट के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 2 है। ये वापस एक से छोटी संख्या है, नंबर है, तो पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद वाली जीरो, पॉइंट के पहले जीरो है जिसका कोई काम का नहीं है, लेकिन 4 2 3 वैल्यूबल है इसलिए 3। ये अगेन एक से छोटी है, तो पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद, यानी ये काम के नहीं है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर आपके 2। 3 रूल हो गए। पहला, सारे नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। दूसरा, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट है। तीसरा रूल क्या कहता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1 then the zeros before the decimal and after the decimals are not the significant figure. Rule number 4, बहुत ध्यान से समझिएगा। Zeros at the end of the number will be counted as a significant only if they are at the right side of the decimal point. वेरी इंटरेस्टिंग। पांचवा समझा रहा हूँ मैं, लेकिन पांचवे से पहले चौथा समझाना, चौथा तो समझाना ही है। जैसे इसमें डेसिमल नहीं है, तो जिसमें डेसिमल नहीं है ना उसके राइट साइड के जीरो को
सिग्निफिकेंट फिगर मत लीजिए, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर डेसिमल है तो राइट साइड के जीरो काम के है, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट करते ही 300 हो जाएगा, 300 इंटू 10 की पावर माइनस में 2, तो यहाँ पर 3 हो गए। फिर से बोल रहा हूँ, अगर पॉइंट नहीं है तो जीरो काम के नहीं है, पॉइंट है तो राइट साइड के जीरो काम के हैं। यहाँ पर पॉइंट नहीं है इसलिए ये जीरो काम का नहीं है, तो 1 2 3 4 4। अब ये दोनों जीरो काम के हैं बिकॉज इसमें रूल नंबर 3 लग जाता है, रूल नंबर 2 लग जाता है, द जीरो अपेयरिंग बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स काम के है। पॉइंट है, इधर का जीरो भी काम का होगा, इसलिए 1 2 3 4 5 5, दैट्स ऑल। अब यहाँ से कुछ कुछ आंसर आप कर लीजिए। चौथा और पांचों को मैंने मिक्स कर दिया, इन्होंने एग्जाम्पल के माध्यम से किया। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इसमें कितना हुआ 3, क्योंकि पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो 4। इसमें कितना हुआ, तो राइट साइड के जीरो काम किया लेकिन पॉइंट के पहले और ये नहीं है, यानी कि 4 4 और 2, 4 4 एंड देन 2। करेक्ट आंसर इज दिस 4 4 2। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चा लोग, ये जो मैं नोट्स आपको दूंगा ना, इसे आप अच्छे से करिएगा, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो अब ये क्वेश्चंस को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कर लिए, अब मैं वापस एंट्री मारने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट जोन के अंदर, और नेक्स्ट जोन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, सारा का सारा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट एरर। क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चा लोग, बहुत ध्यान से सुनना। अगले 25 से 30 मिनट में आपका ये चैप्टर समाप्त होगा, जो कि लाइव क्लास में कभी जीवन में समाप्त नहीं होता है। एरर, एरर क्या है, त्रुटि, गलती। लैब में कोई बच्चा गया, उसको एक्सपेरिमेंट करने को दिया, तो वो कुछ स्टूडेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 से 5 बार करते हैं, तो किसी की रीडिंग आई 2 4 6 और 8। अब बोला गया कि भैया इसका एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो और परसेंटेज एरर निकालो। बस ये 3 ही एरर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और कोई एरर काम के नहीं आते। आप एनसीईआरटी उठाओगे तो एक्यूरेसी, प्रिसिजन, पता नहीं क्या क्या है, वो सब नहीं आता एग्जाम में। नीट में तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपको एरर बोला गया निकालने के लिए, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर। तो क्या तरीका है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन रीडिंग्स हैं उनका एवरेज निकाल लीजिए। सिंपल, 2 + 4 + 6 + 8। मैं एक सिंपल नंबर लिया हूँ जिससे कैलकुलेशन शॉर्ट हो, बाकी नंबर्स कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइडेड बाय हमने 4 किया, तो क्या आएगा, इसको मान लीजिए ए बार से रिप्रेजेंट किया, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4 2 6 6 12 8 20, 4 20/4 यानी कि 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चा, जो आपका आंसर आया उसमें से बारी बारी से सबको माइनस कर दीजिए। जो आपका ये वाला नंबर है उसको इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है। डन, तो हमें माइनस करना है, तो 5 - 2 किया हमने। अब इसी तरीके से हम करेंगे 5 - 4, है ना। इसी तरीके से हम करेंगे 5 - 6, इसी तरीके से हम करेंगे 5 - 8, प्लस एट द सेम टाइम बच्चा लोग हमें इसका मॉड लेना है। नाउ वाई वी आर टेकिंग मॉड, बिकॉज 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहाँ आएगा तो 1, लेकिन यहाँ पर -1 आएगा और एरर कभी भी माइनस नहीं होता। इस चीज़ को कंठस्थ कर लीजिए, एरर कैन नॉट बी नेगेटिव एट ऑल। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये आपका हो गया 3। इसको ना आप डेल्टा ए बार से रिप्रेजेंट करिए, किसी से भी कर सकते हैं, A1 बार, A2 बार। अब नीट के एग्जाम में कोई देखने नहीं आ रहा है कि आपको किस से रिप्रेजेंट करना है, बट आप किसी से भी कर सकते हैं। डन। अब उसके बाद मेरे प्राणनाथ संकट मोचन, अब क्या करना है आपको, ये जो आया इसका एक बार वापस एवरेज ले लीजिए। तो डेल्टा ए बार हमने लिखा, सिंपल। तो 3 + 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, राइट। यानी 3 3 6 2 8/4, यानी कि कितना हो गया 2। तो ये आपका आ गया डेल्टा ए बार। जो बच्चा लोग सेकेंड टाइम में हमारा एवरेज निकला, पहली बार में एवरेज नहीं, जो हमारा सेकेंड टाइम में एवरेज निकला है उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है क्या, जो हमने सेकेंड टाइम में निकाला वही हमारे लिए क्या है, एब्सोल्यूट एरर। नाउ सेकेंड वाला एरर डिवाइडेड बाई फर्स्ट एरर, यानी कि 2/5 यानी कि 0.4, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। यानी परसेंटेज एरर हमारा कितना हो गया बच्चा लोग, 40%। रिलेटिव एरर हमारा कितना हो गया, 0.4।
और एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना हो गया 2। दैट्स ऑल। हर बार एरर की कहानी में आपको बस यही करना है, आपको जो भी गिवन डेटा दिया होगा सिंपल बच्चा लोग उसका सबसे पहले एवरेज निकालिए, जो आंसर आया बारी बारी से सब में माइनस कर दीजिए गिवन रीडिंग के साथ। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इसे अच्छे से याद रख लो, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डन। फिर जो आपका आंसर आया उसका एक बार वापस एवरेज निकाल दो, जो एवरेज निकालने पर आया वही आपका एब्सोल्यूट एरर है। इस एब्सोल्यूट एरर को पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका क्या है, रिलेटिव एरर है। और आप रिलेटिव एरर को डिवाइड करिए इसके साथ, सॉरी रिलेटिव एरर को डिवाइड करिए हाँ एब्सोल्यूट एरर के साथ, तो वो आपका, सॉरी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करिए 100 के साथ, वो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। दैट्स ऑल। एरर के अंदर कुछ और खास बातें होती हैं जो आपको समझनी है, जैसे एरर का फॉर्मेट। समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत शॉर्ट में और बहुत मस्त तरीके से आपको बता रहा हूँ। किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ध्यान से सुन लेंगे तो क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है x, तो इसको एरर के फॉर्मेट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है x प्लस माइनस डेल्टा x का बार। आपके पास में एक नंबर है y, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है y प्लस माइनस डेल्टा y का बार। x बार भी कर सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा x का बार, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल ये उठता है कि सर ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है बच्चा लोग कि इसमें जो पहला वाला नंबर रहता है उसको खाली हम लोग बोलते हैं एवरेज एरर। ये वाला जो डिजिट रहता है जो प्लस माइनस के बाद रहता है वो है आपका एब्सोल्यूट एरर। नाउ अगर मैं डेल्टा वाई बार डिवाइड बाई वाई बार कर दूं तो मैं इसे क्या कहूंगा, परसेंट रिलेटिव एरर। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये रहा ना डेल्टा ए बार बाई ए बार, तो आपका रिलेटिव एरर है। उसी तरह से डेल्टा वाई बार अपॉन वाई बार दैट इज योर रिलेटिव एरर। एंड अगर मैं डेल्टा वाई बार अपॉन में वाई बार इंटू 100 कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज। सॉर्टेड। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको कहा कि भैया 2 प्लस माइनस 4 करके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके नीट के पेपर में, और पूछ रहा है कि बताइए एवरेज एरर कितना है। तो सचिन सर ने बताया है कि जो सबसे पहले नंबर पर है वही आपका क्या है, एवरेज एरर है। ये वाला कलर वहाँ नहीं दिखेगा तो हम बढ़िया कलर लेते हैं। चलिए एवरेज एरर बताइए क्या है। तो जो पहला वाला है वही आपका एवरेज एरर है, दैट इज़ 2। नाउ अगर हम बोलें कि एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो बच्चा जो दूसरा वाला है वो आपका एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि 4। अब बोला जाए कि बताइए रिलेटिव एरर कितना है, तो कुछ नहीं करना है, सेकंड को इसके साथ डिवाइड करना है 4/2 यानी कि 2। अब बोला जाए परसेंटेज एरर कितना है, तो 2 इंटू 100 कर दीजिए, 200%, दैट इज योर परसेंटेज एरर। अब बताइए खेला है कि नहीं मेरे बच्चा लोग। नीट वाले एग्ज़ाम के दिन सारा बच्चा पार्टी एग्ज़ाम से बाहर निकलेगा और रॉकी भाई की तरह टक 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 करेगा, करेगा बच्चा लोग, बिल्कुल करेगा। तो ये है आपका एरर का फॉर्मेट। एरर में एक और सबसे खास बात जिसको मैं शॉर्टकट तरीके से बताएगा ताकि आपको जल्दी दिमाग के अंदर घुस जाए ये बात। चलिए अब बात करते हैं, एरर के लिए एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, अगर कोई भी चीज़ प्लस में है, कोई भी चीज़ माइनस में है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, कोई भी चीज़ डिवीज़न में है, कोई भी चीज़ पावर में है, तो एक रूल होता है। क्या रूल है, प्लस को आपको प्लस ही रखना है, माइनस को भी आपको प्लस रखना है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस रखना है, डिवीज़न को भी आपको प्लस रखना है, और बस पावर को फॉरवर्ड करना है। सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ है ये, अभी तो देख बच्चा एक एग्जाम्पल देख। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फिजिक्स में एक इक्वेशन है कि भैया x बराबर में a² b का क्यूब और अंडर रूट में c। इसका एरर फॉर्मेट लिखो, तो हम इस x को लिखेंगे डेल्टा x अपॉन में x। तरीका है, अब बच्चों ये है पावर, पावर को फॉरवर्ड करना है। बाकी सब कुछ एरर में प्लस होता है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो प्लस होगा, डिवीजन होगा तो प्लस होगा। ध्यान से सुनियो, यानी पावर को मैंने किया फॉरवर्ड। अब मैंने लिखा डेल्टा ए अपॉन में ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, इनटू का रिलेशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, प्लस।
पावर कितनी है 3, तो फॉरवर्ड किया डेल्टा बी अपॉन में बी, डन। फिर ये डिवीजन, डिवीजन यानी कि अगेन प्लस, डिवीजन भी प्लस होता है। फिर ये रूट में सी है, कौन सा, ये वाला टर्म, और अंडर रूट का मतलब कितना होता है, पावर में 1/2, इसलिए ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा सी अपॉन में सी। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये जो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स है ये क्या बन गया, तो ये एक तरीके से रिलेटिव एरर है। यानी अगर बोला जाए कि x का रिलेटिव एरर क्या होगा, तो बस पावर को फॉरवर्ड करिए, खेला खत्म, पैसा आजम, भौजी नाचे छमाछम। हाँ, इसी को अगर आप मल्टीप्लाई 100 कर दो, इसी को आप मल्टीप्लाई 100 कर दो, इसी को मल्टीप्लाई 100 कर दो, इसी को मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, बहुत बार नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मान लीजिए कि p इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, बी का क्यूब, c की पावर 1/3 एंड अंडर रूट डी इज गिवन, और ऐसा कह रहा है कि a में जो परसेंटेज एरर है, b में जो परसेंटेज एरर है, c में और जो d में है वो इतना है, a में 1%, b में 3%, c में 9% और d में 8%। तो बताइए p में परसेंटेज एरर कितना होगा। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो कि नीट में पूछता है, ऐसा बहुत बार पूछा है। अब लगा दो बाबा का ट्रिक। बाबा ने क्या बोला बच्चा लोग, कि पावर को फॉरवर्ड करिए, p को आप क्या लिखिएगा, डेल्टा p अपॉन में p, पावर है तो 2 डेल्टा a अपॉन में a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन में b प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन में c, करेक्ट, प्लस बच्चों 1/2 डेल्टा d अपॉन में d। बोलो चमकीला, सिंपल है। इक्वेशन के दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम इक्वेशन के दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, p में परसेंटेज एरर, इसको मैं क्या बोलूँगा, a में परसेंटेज एरर, क्योंकि डेल्टा a बाई ए इंटू 100 हो गया, ये यहाँ पर चला गया, ठीक है, दिख रहा है ये, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हमें a में परसेंटेज एरर दिया है, यस 1%, तो बस सिंपल खुपच करके आपका आंसर हो गया 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू ये वाला 100 दैट इज 1 प्लस, कहाँ गया बच्चों, ये 3, बी में कितना है 3 प्लस सी में कितना है 9 प्लस डी में कितना है, तो ये था आपका 8। सॉल्व करो बच्चा लोग, तो 2 प्लस में 9 प्लस में ये काटोगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 3 प्लस में चौका, यानी 9 2 11 3 14, 14 और 4 कितना हो गया 18%। खेला खत्म, पैसा हजम। क्या रखा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना इन द सेंस ऐसे छोड़ के बैठ नहीं जाना है, करना है। और वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ ये है कि आपको जो परसेंटेज एरर दिए होंगे, पावर देखना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, गेम ओवर हो जाएगा। एक इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको स्लाइड यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिए पूरा बना हुआ है, तो वो आपको करना है। तो एरर का फॉर्मेट भी यहाँ पर दी एंड हो जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दिया आपको, एरर पढ़ा दिया। हाँ, शुरू में मैंने अगर शायद बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बोला है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बता देता हूँ, सारे के सारे स्लाइड्स हैं बट लिख लिख करके पढ़ाने की हैबिट है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा यहाँ पर कुछ शायद आपको क्या बोल दिया है। रुकिए मैं बताता हूँ, किथे गई तू, किथे गई तू, हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा तो उसको सही कर लेते हैं, है ना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रे बाबू अपना भूल गया भूल गया भूल गया, हालांकि मतलब लास्ट में निकल के वही आ जाता है। चलिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ाना चाहिए था, हम जोश जोश में यूनिट बोल दिए। डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा अलग बन जाता है ऐसा यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी वो है जो हमारे, जो मैंने आपको बताया किलोग्राम, ये इस तरीके के जो यूनिट्स हैं वो हो गए, और जो डेराइव्ड वो है जो फंडामेंटल से बन के आता है। फिर आता है सप्लीमेंट्री यूनिट और एसआई यूनिट, इतना तो चीज़ आप समझ ही जाइएगा। तो लिख लिख करके आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी बच्चा लोग। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो ताकि आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, और सारे के सारे इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है बच्चा लोग, वो है
स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। एक क्वेश्चन बनता है बॉस, और बड़ा अच्छा टॉपिक है, बट अगर इसको सही तरीके से ना समझा जाए ना तो ये टॉपिक आपके प्राण भी निकालता है। बहुत ध्यान से समझना। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट अक्सर आप लोगों ने फिजिक्स के लैब में देखा होगा। क्या चीज़ है वर्नियर कैलिपर्स? तो वर्नियर कैलिपर्स वास्तविकता में वो चीज़ माप लेता है जो हम नेक्ड आई से नहीं माप सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों का रेडियस, डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए होता है। तो डायमीटर, रेडियस बहुत ही छोटा, जैसे एक वायर हो गया या एक छोटा सा कोई क्यूब हो गया, उन सब का रेडियस, थिकनेस, ये सब मेजरमेंट करना है तो ये करता है, और डेप्थ भी मेजरमेंट करता है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्नियर कैलिपर्स की खास चीज़ों को समझना, जो उसके पार्ट्स हैं उसको समझना। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब इनर रेडियस कुछ मापना होता है तो उसको ला के बीच में ऐसे फंसा देते हैं, वो टोपी जैसा कुछ होता है वो फंस जाता है। क्यूब वगैरह को रखना होता है तो वो जॉस के बीच में रखते हैं। ये दोनों बेसिकली मूवेबल जॉज है। दो ही मेन पट्टी होती है इसके ऊपर। एक होता है ये जो मेन स्केल है, अब देखिएगा तो मेन स्केल दिख जाएगा, और दूसरा बच्चों ये जो स्लाइडर है ना वो वर्नियर स्केल है। मेरे लाल बाल गोपाल बच्चा पार्टी वर्नियर स्केल है, और ये क्या है? ये मेन स्केल है, ये जॉज है जो कि मूवेबल है। अब सवाल ये उठता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट का क्या मतलब होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है सबसे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना माप सकता है। तो सबसे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मापने के लिए भैया हमको ये जीरो को जीरो से मिलाना पड़ेगा। ये चिपटा कितना, यहाँ पर आप कितना कम से कम रख सकते हैं, तो इसको आपस में मिला दीजिए, पता चल जाएगा। आपस में मिला दीजिए मतलब कि ये जो स्लॉट्स है ना, वो स्लॉट्स कितने का है वो हमें जानना है। यहाँ पर देख रहे हैं जो बीच बीच में जो गैप है, हमें वो जानना है कि वो गैप कितने का है। इसको निकालने का क्या तरीका है? तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझो, इसलिए मैं स्लाइड बनाया हूँ, और स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। मैं थोड़ा इरेजर से कुछ रफ करके वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप इनके लाइन को, ये जो मेन स्केल है और ये जो वर्नियर स्केल है, इनके लाइन को आप आपस में मिला दीजिएगा, तब आप एक चीज़ आप पाएंगे। क्या? मेन स्केल पे काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेन स्केल पे कितने लाइन गए? 9। लेकिन जरा वर्नियर स्केल पे काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ कि 10 वर्नियर कैलिपर्स का डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल का डिवीजन। दोनों इक्वली तो है, ऊपर के जितने खाने हैं उतना नीचे के खाने। ऊपर के कितने खाने हुए? 9, और नीचे के कितने हुए? 10। तो यहाँ देखिए लिखा भी, दिस मीन्स 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 MST। यानी कि 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो गया? 9/10 MST। करेक्ट बच्चा लोग? यानी कि 1 VCD इज इक्वल टू आपका हो गया 0.9 MST। यानी एक स्लॉट की जो खांचे की कीमत है वो आपका 0.9 MST है, मेन स्केल डिवीजन। और वो मिलीमीटर में है, सबसे शॉर्ट मिलीमीटर में चले जाएंगे। तो अब जरा इस चीज़ को थोड़ा जूम करके देखते हैं। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना बच्चा लोग। ये जो नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप इसको जूम करिएगा तो इस डायग्राम के अंदर एंट्री मारते हैं। अब यहाँ पर जो 0 से 1 के बीच में मेन स्केल था वो तो मिलीमीटर का था, और जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है उसमें हमने देखा वो 0.9 mm के बराबर आ गया। मतलब कि जो नीचे की जॉस है वो कितनी और खिसक सकती, बस इतू सी। मतलब कितनी और खिसक सकती, इतू सी, मतलब उसी के बीच में आप कोई फंसाइएगा ऐसी चीज जो इतना मिनिमम माप सके। फिर से समझाता हूँ, लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम कितना चीज माप सकते हैं। तो भाई मिनिमम से मिनिमम मापने के लिए आपने क्या किया कि इनके नीचे वाले वर्नियर स्केल के जॉस को और मेन स्केल को मिला दिया। तो आपने सबसे पहले ये कैलकुलेट किया कि मेन स्केल में खांचों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का कितना है? तो वो 0.9 है। तो अब ये इतनी जगह बच गई ना, तो ये जो इतनी जगह बच गई है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लीस्ट काउंट हुआ वो लीस्ट काउंट है MST, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा उधर दिख नहीं रहा तो यहाँ लिखता हूँ, जो लीस्ट काउंट है वो है MST माइनस में VST। MST कितना है? 1 mm। VST कितना है? 0.9। यानी कितना निकल के आया? 0.1 mm। ये अब इसको एकदम बढ़िया से याद रखिए। देखिए डिपेंड करेगा मेन स्केल का रीडिंग क्या है, यहाँ मिलीमीटर में, इसलिए हमने मिलीमीटर में निकाला। इसको रटो मत, इसको समझ लो कि लीस्ट काउंट निकाले कैसे। MSD माइनस VST, दैट्स ऑल।
MSD माइनस में VSD, दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको किया भी है इन्होंने कैलकुलेट, तो ये निकाल करके आया। अब इन्होंने थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से किया है ताकि और कुछ क्वेश्चंस निकल करके आ जाएं, कुछ पॉइंट्स निकल करके आ जाएं कि लीस्ट काउंट, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस में VSD, मेन स्केल माइनस में वर्नियर स्केल। मेन स्केल तो आपका था ही, जो वर्नियर स्केल था आपने ऐसा कहा था कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, करेक्ट बात है, एकदम पक्की बात है। यानी कि जो VSD है वो 9/10 MSD है। अगर बच्चा लोग मैं इस 10 को n ले लूं तो ये 9 को मैं n-1 ही कहूंगा, बिकॉज मेरे लिए n कितना है 10, हमने ऐसा मान लिया। n नंबर्स कहाँ पर, वर्नियर स्केल में है। अभी यहाँ पर 10 था, बट कई बार नीट के पेपर में ऐसा आएगा कि देयर आर n नंबर्स ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर कैलिपर्स, तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लॉजिक को समझना। मैंने 10 को n बोला तो ऊपर वाला जो 9 है वो n-1 ही ना हो जाएगा, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ करा है। बस इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आप ये आपका कितना हो जाएगा, MS को कॉमन कर दो तो n माइनस में n प्लस 1 अपॉन में n एंड देन MS, तो ये कट गया तो MS अपॉन में n। ये भी है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला और ये वाला भी है, तो दोनों का आपको अच्छे से याद है। अब बात करते हैं कि रीडिंग्स निकालते कैसे। तो रीडिंग्स निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है प्लस जो नंबर्स वर्नियर कैलिपर्स का लाइन मेन स्केल के साथ मैच करे इनटू लिस्ट काउंट। प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। फिर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, कितना भी कोई भी पढ़ाते रहेगा 2-2 4-4 घंटे की लाइव सेशन में, फिर भी नहीं समझ में आएगा। The number of division which exactly coincide with the number of main division into least count, इसको शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं MSD प्लस कोइंसाइड वाला नंबर इनटू लीस्ट काउंट। एक एग्जांपल पर आ जाओ, हाउ टू टेक अ रीडिंग फ्रॉम वर्नियर लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर इज 0.1 mm। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सपोज यहाँ पर जैसे एक मूवेबल जॉज था, ये इस तरीके से मूवेबल जॉज था आपका, राइट। तो इस मूवेबल जॉज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो फंसा हुआ है, हम उसका रीडिंग निकाल रहे हैं। तो हम सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे, इसकी देखेंगे, मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे। तो देखिए ये जो वर्नियर स्केल है इसकी लाइन लगभग 5 को थोड़ा सा एक्सीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस हिसाब से जो हमारा मेन स्केल का रीडिंग हो गया वो 6 mm हो गया। ये जो मेन लाइन थी वो 5 को थोड़ा सा एक्सीड कर रही है, मतलब जीरो वाली लाइन आपको देखना है बेसिकली, तो वो इसके नज़दीक में है, जिसके नज़दीक में उसको देख लेना है। तो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है, तो खेल तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यानी जो मेन स्केल की रीडिंग हो गई वो कितनी हो गई 6। अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे, तो वर्नियर स्केल में हमें ये देखना है कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो बच्चा जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ई वाला लाइन बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये वाला भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देख रहे हैं आप ये वाली लाइन, ये देखिए फिर से देखिए, ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि 1 एंड देन 2, सेकंड वाला ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो सेकंड वाला कोइंसाइड कर रहा है। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मेन स्केल कोइंसाइड इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आपका 0.1 है, तो मेन स्केल आपका 6 और 2 इंटू 0.1 यानी ये हो गया 6.2 mm। यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फंसा हुआ था वो 6.2 mm का थिकनेस लेंथ ब्रेथ जो भी है आप कह सकते हैं 6.2 mm, दैट्स ऑल। चमका बच्चा लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसके बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और मैं चाहूँगा कि आप, ये मैं शीट आपको दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, प्यार हो जाएगा फिजिक्स के साथ। मत सोचो बच्चों की बोर्ड नहीं है सर के पास, क्या नहीं है, बस आप ये देखो कि सर का दिल कितना बड़ा है, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं देना है, अपना प्यार देना है, सपोर्ट देना। हाँ कुछ डोनेट करना चाहो तो दे दो, बिकॉज मैंने जॉब छोड़ दी है, कुछ नया स्टार्टअप किया है, लेकिन स्टार्टअप में यू नो दैट बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, तो आपको अगर हेल्प करना है तो कर सकते हैं।
अब आ जाइए स्क्रू गेज पर चलते हैं। स्क्रू गेज भी कुछ हमारे वर्नियर कैलिपर्स जैसा ही होता है, लेकिन इसका शेप आकार थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको एनविल बोलते हैं। मैं हाइलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फंसता है जिसको हमें मापना है, इसको स्लीव बोलते हैं बेसिकली। इसको ये वाला जो डायल है ना, इसको सर्कुलर डिवीजन बोलते हैं, और ये जो है वो मेन डिवीजन है। वहाँ वर्नियर कैलिपर्स में नीचे वर्नियर स्केल था जो मूवेबल जॉस था, और ये जो बच्चे इसको घुमाते हैं ऐसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फंसा करके इसको घुमाया जाता है। इसको रैचेट बोलते हैं, इसको थिम्बल बोलते हैं, आप ये याद रख लीजिएगा। बट बहुत सिंपल है, इसमें सर्कुलर डिवीजन और पिच की चर्चा की जाती है। PITCH पिच क्या चीज़ है वो आपको समझाते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल है जरा वो देखिए। द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रोटेशन गिवन टू द स्क्रू। ये कितना डिस्टेंस लीनियरली चलेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमने कितना स्क्रू को लीनियरली मूव कराया। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है, अब जैसे मान लीजिए कि देयर आर n डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल। कौन सी सर्कुलर स्केल? ये। अब यहाँ पर टोटल n डिवीजन है। डायग्राम को थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। मैं रुको स्लाइड को चेंज कर दूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। हाँ, अब दिख रहा होगा अच्छे से, चलेगा, कोई बात नहीं। स्क्रीन को थोड़ा हम छोटा कर देंगे, चलेगा, बट पूरा दिखना चाहिए। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका है सर्कुलर डिवीजन, और ये जो है आपका स्लीव पे, यानी कि वो है मेन डिवीजन। तो ऐसा बोला गया कि मान लीजिए कि n डिवीजन और सर्कुलर स्केल है, एंड n कंप्लीट रोटेशन करने पर स्क्रू शिफ्ट होता है 1 स्लीव 1 यूनिट। यानी मैंने इसको n टाइम्स घुमाया, स्मॉल n टाइम्स, जिसमें टोटल n नंबर ऑफ रोटेशन, कैपिटल N डिविजन्स हैं, और स्मॉल n टाइम्स उसको मैंने घुमाया, और ये 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1/कैपिटल N इंटू N इंटू MS। यानी बच्चा लोग कि जो मेन स्केल डिवाइडेड बाय स्मॉल n है वो हमारा पिच है। नाउ व्हाट इज पिच, प्लीज अंडरस्टैंड। मेन स्केल की रीडिंग डिवाइडेड बाय कितना हमने घुमाया, ये स्मॉल n क्या था, कितना घुमाया रोटेशन, और मेन स्केल का जो डिवीजन है वही आपका पिच है। और पिच डिवाइडेड बाय कैपिटल N, एंड व्हाट इज कैपिटल N? नंबर ऑफ डिविजन्स, दैट इज बेसिकली लिस्ट काउंट, राइट। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है टोटल 50 डिवीजन है, हमने एक बार घुमाया, और हमारा मेन स्केल 0.5 है, तो इसको सॉल्व किया तो 0.01 mm आए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस नंबर को याद ना करें, याद क्या करें कि MS डिवाइडेड बाई स्मॉल n इज पिच, एंड MS डिवाइडेड बाई कैपिटल N इंटू N इज, दैट इज लिस्ट काउंट, जहाँ पे कैपिटल N नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर कॉइल है, और स्मॉल n कितना घुमाया, और जो आपका MS है मेन स्केल, उसका डिवीजन आपको दिया रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसकी रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज कैसे मापी जाती, तो वही तरीका है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए कि ये जो मेन स्केल वाली लाइन है वो किस नंबर के साथ मैच कर रही है, तो 20, 21, 22। तो यहाँ पर ये जो नंबर सर्कुलर स्केल और मेन स्केल का मिला वो आपके सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई। लीस्ट काउंट कितना है बच्चा लोग, दैट इज 0.01। और ये 2 कहाँ से आ रहा है, तो मेन स्केल पर जो रीडिंग है 2 दिख रहा है वहीं से 2 mm, सिंपल। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फंसा हुआ है उसमें आपने जितना रोटेशन फंसाने टाइम दे दिया, यहाँ जो नंबर दिख रहा है वो आपका मेन स्केल का रीडिंग है, प्लस एट द सेम टाइम इस वाले लाइन के साथ इसका सर्कुलर का कौन सा मैच कर रहा है वो आपको लिखना है यहाँ पर, और फिर इनटू लिस्ट काउंट, दैट इज गोइंग टू बी योर रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। सो दिस वे मेरे प्राणनाथ, मेरे लाल बाल गोपाल बच्चा पार्टी, योर एंटायर चैप्टर इज दी एंड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इसे आपको बढ़िया से कर लेना है। सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ही इसको सॉल्व करें। लगभग 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर विथ प्रॉपर रिवीजन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दी एंड करा दिया आपके रॉकी भाई बाबा SSP ने। अगर दिल से मुझे सुनते हुए 1 घंटे 10 मिनट तक पहुँचे हो तो प्लीज़ अपना वैल्यूबल कमेंट देना मत भूलना। ये डे 1 है बच्चा लोग, ऐसे ही मैं चलूँगा डे 35 तक।
अब आप बोलेंगे सर 17-18 दिन ही बचे हुए हैं, तो बच्चों कई दिन मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ करके आपके लिए चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। समय मिलेगा आपके साथ लाइव आकर के इंटरेक्शन भी करूँगा। 2 चीज़ें आपको करनी है, मेरे पढ़ाए गए इस नोट्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप प्लीज़ एसएसपी का टेलीग्राम ज्वाइन करिए, प्लस मुझसे लाइव आकर के रिलेटेड नीट पर चर्चा करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। दोनों की ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके एसएसपी सर ने जॉब छोड़ दी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन चेहरे पर फिर भी स्माइल है, वो आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको एसएसपी सर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है तो आप डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कितना भी डोनेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बाबा एसएसपी ने कभी आपसे कहा नहीं था, लेकिन अब कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होगी, और एसएसपी में बच्चा पार्टी है तो वो तो सपोर्ट करेगी, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। चलिए बच्चा लोग, एनीवेज आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, वही मुझे ज़िंदा रखता है। सो प्लीज़ कमेंट करना। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, 35 शो के अंदर आपके पूरे 35 चैप्टर कवर किए जाएंगे। रिक्वेस्ट बस इतना है, चैनल को सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नए सेशन में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। लव यू बच्चा पार्टी, टेक केयर, जय हिंद,